का पूरा मामला अंग्रेजी में दलीलें पेश की जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें अरविंद केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही शानदार केस, और इस केस में अरविंद केजरीवाल ने सीधी चुनौती दी है अपनी गिरफ्तारी को सीधे रूप से इलीगल यानी गैर कानूनी साबित करने की कोशिश, और उसके लिए इस केस में लड़ रहे हैं देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंह भी यहां पर एक दलीलें पेश कर रहे हैं। पीएलएमए की धारा 3 का भी जिक्र अब हो रहा है। धारा 3 जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को, किसी साक्ष्य को मिटाकर किसी को फंसाने या कोई उसमें खुद फंसा हो, इन सारी चीजों का एक मिलाजुला सेक्शन है ये धारा 3। इसके तहत और यहां पूछ रहे हैं कि आखिर इसका यहां लेना देना क्या है, क्योंकि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, तो इसमें धारा 19 जो है वो साफ साफ कहता है कि इनकी गिरफ्तारी का कोई साक्ष्य होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास, तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य है? और यहां पर के कविता का जिक्र आ रहा है जो अभी गिरफ्त में है। उसके अलावा मंगुटा रेड्डी का आ रहा है, राघव रेड्डी का नाम आ रहा है। ये तमाम नाम आ रहे हैं, और ये तमाम नाम जो है बाप बेटे का जिक्र, बेटे ने बताया बाप को, बाप ने बताया के कविता ने बताया बेटे को। उसके बाद में फिर ये जो चौकड़ी है यानी कि दक्षिण लॉबी, जो साउथ लॉबी है, वो यहां पर क्या काम कर रही थी, और साउथ लॉबी में से किसी को आप तोड़ लेते हैं, उनको अपना अप्रूवर बना लेते हैं, सरकारी गवाह बना लेते हैं, और उसके बाद आप उस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये कितना जायज है? ये बातें यहां रखते हुए यहां पर बहुत सारी बातें, और लेकिन उन बातों में सबसे बड़ी चीज जो है वो निकल के आ रही है कि ईडी यहां से क्या कुछ कहेगा, लेकिन ईडी को जो भी कहे उससे पहले ईडी के ऊपर एक प्रेशर तो बनता हुआ अमलेंदु जी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातों में ईडी से पहले जस्टिस खन्ना क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस खन्ना जैसे ईडी को यहां पर थोड़ा सा डिफेंड करते हुए, जो विद्वान जज हैं वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा ईडी आपके डिपार्टमेंट ने रोकने की, उसकी यानी मंगुटा रेड्डी की पत्नी जो है उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, वो मानसिक आघात उसके ऊपर पड़ा, ये सारी बातें, और आपके विभाग ने रोकने की कोशिश नहीं की, ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि मेरा विभाग, इनका विभाग यानी राजू का विभाग मत कहिए, राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, लेकिन वो चूंकि वहां पर उस विभाग की तरफ से आए हुए हैं। जब अगर अरविंद केजरीवाल के रूप में खड़े हैं अभिषेक मनु सिंह भी, तो एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भी ईडी के रूप में खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन जस्टिस, जो विद्वान जज जस्टिस संजीव खन्ना बोल रहे हैं कि विभाग मत कहिए। चलिए, अच्छी बात है, विभाग मत कहिए। उन्होंने टोका, इन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो है, मतलब जो है उसको आप समझिए, मतलब कहने का यही है कि ईडी ने इनकी जमानत, वो भी पूर्ण जमानत की याचिका पर विरोध दाखिल नहीं किया। ईडी ने कोई विरोध नहीं जताई। आखिर क्यों नहीं जताई? ये एक बहुत बड़ी बात है। विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और जब विरोध आप नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उसने आखिरी बयान जो दिया था वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था, इसलिए ये सारी बातें आ रही है। और क्या कुछ है आगे अमलेंदु जी? जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू से पूछा कि क्या शिकायत दर्ज करने के लिए कोई विशेष समय सीमा तय है? इस पर जस्टिस खन्ना ने फिर पूछा आगे कि भाई गोवा चुनाव की तारीख क्या है और ये पॉलिसी कब तैयार की गई और कब क्रियान्वित की गई? तो सिंघवी ने बताया कि पॉलिसी के 1 साल से पहले यानी 2021 से पहले। तो इस पर राजू ने कहा कि 5/7/2021 को नीति को अंतिम रूप दिया गया, 14/2/22 को गोवा चुनाव। सिंघवी ने कहा कि नहीं, एलजी ने 20/5/2021 को मंजूरी दे दी। तो जस्टिस खन्ना ने कहा मंजूरी वगैरह एक बात है। फिर सिंघवी जो शरद रेड्डी के बयान की तरफ आते हैं राजीव जी। शरद रेड्डी का यहां देखिए पूरी साउथ लॉबी है, मंगुटा रेड्डी, शरद रेड्डी, फिर क्या नाम है, मंगुटा रेड्डी, राघव रेड्डी, ये दोनों बाप बेटे हैं, शरद हैं, ये सब हैं। तो ये साउथ लॉबी के कविता वहां फंसी हुई हैं, और इन सब की खिचड़ी में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंसे हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इस गिरफ्तारी के विरोध में वहां खड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है या नाजायज है, यानी कानूनी है या गैर कानूनी है, अवैध है या वैध है, ये जानने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। और बहुत ही दिलचस्प केस है ये, दिलचस्प केस। जिनको भी कानूनी मामलों में थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये केस कितना दिलचस्प है, क्योंकि यहां अगर आज अरविंद केजरीवाल को यहां सफलता मिल जाती है तो ये तय मानिए इस देश में अभी जो एक नेक्सस चल रहा है उस पर लगाम लग जाएगा, ये तय मानिए। सर मित्रा जी, और क्या कुछ है जरा बताइए।
अभी राजीव जी, अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो शरद रेड्डी को अब इस मामले में ले आए हैं, उनके उस पर अब वो चर्चा करेंगे। और मैं याद दिला दूं कि ये वही शरद रेड्डी हैं जो सरकारी गवाह बने, उनकी गवाही जो थी वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक बड़ा आधार थी। और ये शरद रेड्डी वही हैं जिनकी कंपनी ने, जब वो सरकारी गवाह बन गए और उसके बाद उनकी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बीजेपी को दिए, 55 करोड़ करीब रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं उन्होंने खरीदे, जो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में गए। तो यहाँ पर एक ये समझ में आ रहा है कि शरद रेड्डी का अब जो जिक्र होगा उसमें अभिषेक मनु सिंघवी और क्या दलीलें पेश करेंगे, क्योंकि राघव मंगूटा के मामले में तो ये दिख गया कि बाप बेटे और के कविता के बीच, इन सब के बीच जो बातचीत हुई और उसमें 25 करोड़ का लेन देन हो गया। इसने उसको बताया, उसने इसको बताया और इनके समझौते के आधार पर 25 करोड़ दिए गए। और इनके बयान तभी आए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब राघव मंगूटा को जमानत चाहिए थी, मतलब उनको जमानत दिलवाने के लिए। फिर उनके पिता एमएसआर ने ये बयान बदला। एमएसआर आप टीडीपी के प्रत्याशी हो गए हैं, सांसद बन सकते हैं अगर टीडीपी जीतती है वहां से तो। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि इन सारे खेल में बीजेपी का हाथ कहीं ना कहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे बीजेपी ही नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का नाम सामने आ रहा है। और चाहे टीडीपी के ओर से अगर एमएसआर को अगर प्रत्याशी बनाया गया तो इसमें भी बीजेपी का हाथ नजर आता है, क्योंकि ये एमएसआर ही हैं जिनकी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और अभी ये देखना होगा कि सिंघवी जो हैं इस मामले में और क्या बोलते हैं। राजीव जी, बिल्कुल, सिंघवी इस मामले में और क्या कुछ कहते हैं। जैसे जस्टिस खन्ना ने बोला कि गोवा चुनाव की तारीख क्या है, ये जो रूल रेगुलेशन बने हैं वो कब तैयार किए गए, कब क्रियान्वित की गई, ये सारे सवाल वहां पर जस्टिस खन्ना ने पूछा। सिंघवी ने बोला कि पॉलिसी के 1 साल से पहले यानी 2021 में, गोवा का चुनाव 2021 में, और पॉलिसी जो है वो भी उसी समय बनाई गई थी। 2022 में गोवा का चुनाव हुआ, पॉलिसी 2021 में बनी थी, 1 साल पहले गोवा चुनाव से। हाँ, पॉलिसी 1 साल पहले बनी थी गोवा चुनाव से 2021 में, और चुनाव जो गोवा में हुआ था वो 14 फरवरी 2022 को हुआ था गोवा का चुनाव। यहां राजू कह रहे हैं 5/7/2021 को ये पॉलिसी बनाई गई थी, इसको अंतिम रूप दिया गया था। 5 जुलाई 2021 को लिकर पॉलिसी जो दिल्ली की थी उस पॉलिसी को बनाया गया था, और 14 फरवरी 2022 को गोवा का चुनाव था। सिंघवी ने कहा नहीं, एलजी ने 20/5/2021 को मंजूरी दे दी थी। मतलब 20 मई 2021 को दिल्ली के एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इन्होंने 5/7 बताया था, यानी 5 जुलाई को राजू ने बताया। राजू कौन है दोस्तों, आप जानते हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं आपको बता दूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। जी हां, वी फॉर विक्ट्री, एसवी राजू, जो ईडी की तरफ से इस केस को लड़ रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से उधर जो याचिका दायर की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वहां पर देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को लड़ रहे हैं। और यहां पर जब पूछा गया कि यह पॉलिसी कब बनाई गई और गोवा का चुनाव कब था, उसकी तारीख क्या थी, यह पूछा गया जस्टिस खन्ना की तरफ से, तो सिंघवी ने बताया कि पॉलिसी 1 साल पहले बनी 2021 में। राजू ने बताया कि 7 जुलाई 2021 को यह पॉलिसी को अंतिम रूप दिया गया था, और 14 फरवरी 2022 को गोवा का चुनाव हुआ था। तो इस पर सिंघवी ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने राजू की बातों को काटते हुए, कि नहीं, एलजी ने यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 20 मई 2021 को इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। 20 मई 2021 को यह पॉलिसी बन गई थी। यह बात जस्टिस खन्ना ने राजू से पूछा कि क्या शिकायत दर्ज करने की कोई विशेष समय सीमा है, आप कोई शिकायत दर्ज करते हैं उसकी कोई स्पेशल टाइम लिमिट है क्या, यह पूछा गया। तो क्योंकि इसके बाद फिर जस्टिस खन्ना ने यह कहा कि समय की कमी के बारे में जस्टिस खन्ना यहां पर समय की कमी के बारे में याद दिला रहे हैं कि आपने बहस के लिए 1 घंटे के लिए समय मांगा था, मुझे लगा कि यह खत्म हो जाएगा, कल हमारे पास समय नहीं था, और इसीलिए आज आपको याद दिला रहा हूं कि यू हैव ओनली 1 आवर,
1 घंटे का समय है ये आपको। सिंघवी साहब, आपने 1 घंटे बहस के लिए मुझसे समय मांगा था, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, और 1 घंटे का समय खत्म ना हो जाए इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। और उधर सिंघवी फिर कहते हैं माइटली ईडी इज अपोजिंग मी, ये जो ईडी जो है वो मेरा अपोज कर रही है। ये सारी बातें जो हैं ये सब इसलिए क्योंकि ये 1 घंटे से ज्यादा का समय चला जाए, लेकिन चूंकि ईडी मेरा विरोध कर रही है इसीलिए मुझे 1 घंटे से ज्यादा का समय भी चाहिए होगा। ये कह रहे हैं कि माइटली ईडी इज अपोजिंग मी, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाए, ईडी मेरा अपोज कर रही है, ईडी मेरी बातें सुन नहीं रही है, बीच बीच में अपोज कर रही है, तो मुझे और समय चाहिए होगा। यानी यह मामला और आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुत ही शानदार दलील यहां पेश की जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। शर्मित्रा जी। जी बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि कल अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 घंटे का वक्त मांगा था, तो आज जिस तरह से बहस चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें पेश कर रहे हैं, शायद ईडी जो है अपना बचाव नहीं कर पा रही, इसलिए वो उन्हें बीच बीच में टोक रही है। और यहाँ पर जब जस्टिस खन्ना ने उनको याद दिलाया कि आपने कल 1 घंटे का वक्त मांगा था जो करीब करीब पूरा होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो शक्तिशाली ईडी है वो मुझे रोक रही है, ये उन्होंने कहा है। ईडी के लिए उन्होंने शक्तिशाली शब्द का प्रयोग किया है। अदालत के सामने कहे गए एक एक शब्द का अलग ही मायने होता है राजीव जी। और यहाँ पर जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने अगर ईडी को माइटी बताते हुए और उसको शक्तिशाली बताया है, तो इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, ये इसको भी देखना दिलचस्प होगा। इस बीच सिंघवी ने ये बता दिया कि शरद रेड्डी ने 16 सितंबर और फिर 9 नवंबर को जो बयान दिए उसमें मेरा नाम यानी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। 16 सितंबर का जो बयान है वो कंसील कर लिया गया और उसके बाद 9 स्टेटमेंट उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद दिए, एक में भी मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं था, ये अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। यानी शरद रेड्डी को जो गिरफ्तार हुए उसके बाद 16 सितंबर के बाद जो 9 नवंबर को उन्होंने जो 2 बयान दिया, उसके बाद 9 बयान उन्होंने दिए, एक में भी उनका नाम नहीं था यानी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था और 1 साल से ऊपर हो गया। कैन यू कंसील दीज 9 स्टेटमेंट्स? मतलब यहाँ अब ये ईडी से सवाल कर रहे हैं कि ये जो 9 बयान हैं क्या आप उनको इस तरह से रख सकते हैं? ये अब इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो सकता है राजीव जी, देखना होगा कि अभी इसको सिंघवी और किस तरह से खींचते हैं और उनके कहे गए शब्दों का क्या असर आज अदालत में होता है। बिल्कुल, यहां पे बात फिर सिंघवी रख रहे हैं कि शरद रेड्डी के 16/9 के और 9/11 के बयान मेरे खिलाफ नहीं हैं। 16 सितंबर जो भी आप कह रही थी, 16 सितंबर को शरद रेड्डी जो बयान देता है वो बयान और 9 नवंबर को जो बयान देता है वो बयान, ये दोनों मेरे खिलाफ नहीं हैं। 16 नवंबर का जो विवरण है वो मुझसे छिपाया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 9 बयान दिए मेरे खिलाफ, यानी शरद रेड्डी जब गिरफ्तार होता है तो 9 बयान, वो उसके 9 बयान दर्ज किए जाते हैं और मेरे खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। 1 साल की अवधि में एक भी आरोप नहीं। क्या आप इन 9 कथनों को छुपा सकते हैं? 9 बयान और 9 बयान को आपने छुपाया है और ये बयान 9 बयान जो हैं ये आप पब्लिक में नहीं ला रहे हैं और 10वां बयान पब्लिक में ला रहे हैं जिसमें मेरा नाम है, लेकिन ये 10वां बयान कैसे आता है ये भी आप सब जानिए। ये सारी चीजें यहां पर रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर मामला है, किसी अभियोजन शिकायत में इसे नहीं डाला गया। कह सकते थे कि हम उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इस शरद रेड्डी को अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए जमानत मिल गई जिसका ईडी विरोध कर रही है। शरद रेड्डी को उसकी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए जमानत मिल जाती है, यह सब बात कही जा रही है। और सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि ईडी कह सकता था कि हम इन बयानों पर भरोसा नहीं करते, यह तय करना नहीं है कि कथन प्रासंगिक है या नहीं, छुपाने की बात कबूल है। यानी आप छुपा रहे हैं, यह बात कबूल है यहां पे। और इतना ही नहीं, शरद ने पहले के बयान से बाहर बेहतर बयान दिया है। जस्टिस दत्ता यहां पे वो करते हैं, जस्टिस दत्ता यहां पर इंटरफेयर कर रहे हैं। पहली बार जस्टिस दत्ता, मैं इंतजार कर रहा था कि विद्वान जज, 2 विद्वान जज यहां पे बैठे हैं, जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना। जस्टिस खन्ना ही सवाल पे सवाल कर रहे हैं, जस्टिस दत्ता अभी तक क्यों नहीं आए? जस्टिस दत्ता यहां पे कह रहे हैं कि वे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। पूछ रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, तो कह रहे हैं नो दैट्स माई कंप्लेंट।
ये मेरी शिकायत है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, सिंघवी कह रहे हैं अमलेंदु जी। और यही शिकायत है कि आपने 9 बयान लिए, आपने 10 बयान लिए और 10 बयान में से 9 बयान जो है वो आपने रिकॉर्ड पर नहीं रखे और 10वां बयान जो है उसको आप रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। यानी जो 10 बयान, उसके 9 बयान है जिसमें वो नाम नहीं लेता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको आप रिकॉर्ड पर नहीं रख रहे हैं और 10वें बयान को आप रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। और जब वो 10वां बयान आप रिकॉर्ड पर ले लेते हैं उसके बाद उसको तुरंत जमानत मिल जाती है और आप उसकी जमानत का विरोध नहीं करते हैं। तो ये जो है वो एक तरीके से षड्यंत्र जो है ईडी किस तरीके से रच रही है इसको जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। जी, अभिषेक मनु सिंघवी, यहाँ और क्या कुछ आया है सामने, मैं देख रहा हूं शर्मित्रा जी।